Okay. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. ठीक है. So we are going to discuss about a very important chapter today, that is statistical decision theory. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम पूरी लाइफ में हमेशा डिसीजंस कोई ना कोई लेते रहते हैं. अब एक तरीका तो ये है डिसीजन लेने का कि हम कुछ भी सोच के अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले लें, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं चलता. तो हम बिजनेस में क्या करते हैं, हम मार्केटिंग में या और सब टेक्निक्स में हम स्टैट्स के बेस पे डिसीजन लेते हैं. ठीक है. तो इसमें जो हम थ्योरी को अप्लाई करते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं और फिर उस ऑल्टरनेटिव में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, है ना. तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको हमें जब सेलेक्ट करना है तो उसका कहीं ना कोई बेस रहना चाहिए. तो वहां जो हमें स्टैटिस्टिकली जो बेस मिलता है वो स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं. ये इसका थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो हम कल डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो जो स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी है उसको हम बेजियन डिसीजन थ्योरी भी बोलते हैं. देखिए नीचे नाम लिखा ना, बेजियन डिसीजन थ्योरी. ठीक है. क्योंकि जब हम नॉर्मली ऐसी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेस पे ले रहे हैं तो उसमें इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है. और वहां पे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, स्टैटिस्टिकली क्या होगा, वहां तो सिर्फ हम ये देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है या नहीं है. लेकिन जो स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी है उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम एक डिसीजन को फॉलो करते हैं तो हमें इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे को फॉलो करते हैं तो हमें इकोनॉमिकली क्या फर्क पड़ेगा. तो ये हमारा डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन. तो जब हम एक ऐसे इस तरीके से एक मॉडल बना के डिसीजन लेते हैं तो वो हमारा स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी आ जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट, हमें फाइनेंशियली क्या इफेक्ट होगा और उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. उस इंफॉर्मेशन को सैम्पलिंग के बेस पे, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे, डेटा के बेस पे हम सब स्टडी करते हैं. ठीक है. तो स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी का अगर हम मीनिंग पढ़ें तो मीनिंग क्या कहता है इसका, statistical decision theory consists of a large number of quantitative techniques which help in analyzing a decision situation and enables us to arrive at a strategy which is the best under the given circumstances. है ना. हम ऐसी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं जो कि बेस्ट है. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्वांटिटेटिव जब एनालिसिस किया जाता है सारे फैक्टर्स का और उनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा हमारे डिसीजन पे, तो हम उसको स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी देते हैं. ओके. जैसे हम एक और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा. Statistical, according to Joseph Van Matre's, statistical decision theory is concerned with the selection of an optimal course of action from among several alternatives where the outcome associated with an action is uncertain. अगर हमें सब कुछ पता ही है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो फिर तो कोई स्टडी की जरूरत ही नहीं है. स्टडी की जरूरत वहीं पड़ती है जहां पे फ्यूचर अनसर्टेन है. तो ये जो डिसीजन थ्योरी है वो हमें एक रैशनल बेसिस देती है. पूरी तरीके से तो हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करके, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को यूज करके हम आइडिया लगाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. ओके. आपको मतलब समझ में आया. ऐसी डिसीजन थ्योरी जो स्टैट्स पे बेस्ड हो इज स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी. ठीक है. अभी हम और इसके एलिमेंट्स, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम. ओके. अब कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी में यूज करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले होता है एक्ट्स, दैट इज द कोर्सेज ऑफ एक्शन. जो जो हमारी पॉसिबिलिटीज हैं वो हमारे एक्ट्स हैं. ठीक है. ये टर्म ऐसे ही यूज की जाएगी क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए. जैसे इनमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बंदे को अगर लखनऊ जाना है तो वो ट्रेन पे से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है, एयर से भी जा सकता है. ठीक है. तो ये तीनों कोर्स ऑफ एक्शन हो गए, ये एक्ट हो गए और आगे इनके ऑल्टरनेटिव्स अपने अपने हैं.
तो जो इसकी फाइनल चॉइस होगी वो डिपेंड करेगी हर एक केस में मनी वैल्यू कितनी है ना। जिसके पास पैसे ज्यादा है, टाइम कम है, तो किससे जाना पसंद करेगा, बताओ। एरोप्लेन। फ्लाइट से, है ना। और जिसके पास पैसे कम हैं और उसको लगता है कि मैं तो आराम से जाऊंगा, जैसे हाइट से डर लगता है, हम्म, वो ट्रेन से जाएगा या बस से जाएगा। जिसको बस में प्रॉब्लम होती है, वो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बस में प्रॉब्लम होती है, वो ट्रेन से जाना। तो इनकी अपने अपने मॉनेटरी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम्म, तो जो डिसीजन मेकिंग है उसकी प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है, एक सिंगल एक्शन को सेलेक्ट करना है फ्रॉम ए सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्ट्स। मतलब हमारे पास कई कोर्स ऑफ एक्शन है, उसमें से हमें एक को सेलेक्ट करना है। तो अब ये जो सेट होता है इसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा हर चीज को कैसे लिखा जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम सेट को कैसे लिख रहे हैं, A1 A2 A3 AN, यानी कि एक काम को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। तो ये सारे हमारे पॉसिबिलिटी एक्ट्स हैं कि क्या क्या हमारे एक्शंस हम ले सकते हैं। हम्म, और इसको हम फिर आगे चल के मैट्रिक्स में दिखा देंगे। तो ये एक्ट्स हम इस तरीके से रो और कॉलम में शो करेंगे। तो कैसे, अभी हम देखते हैं उसको। एक तो हमारे एक्ट्स हो गए, दूसरी टर्म आती है इवेंट्स। अब इवेंट का मतलब क्या है कि ये चीज हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है ना। हम इसको जो फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकर हैं, लेकिन वो हमारे आउटकम को इफेक्ट करते हैं। हर एक्ट में इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमने बोला ना हर चीज में अनसर्टेनिटी है। अब मुझे जाना तो है प्लेन से, लेकिन अगर बारिश हो गई, मौसम खराब हो गया, प्लेन चला ही नहीं, या कुछ ऐसा हो गया कि हम जा ही नहीं पाए, है ना, या ट्रेन का कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम ट्रेन से नहीं जा सकते। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जो चीजें हो रही है, ये बियॉन्ड द कंट्रोल है। तो जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकर है वो हमारे इवेंट्स हैं, वो स्टेट्स ऑफ नेचर या स्टेट्स ऑफ पैरामीटर होते हैं। अगर जब भी हम ये डिसीजन थ्योरी लगाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। तो हम एक एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं टर्म, टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, स्टेट्स ऑफ नेचर। जैसे हम बोलते हैं नेचर हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, तो जो जो चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल, तो हमने उनको बोल दिया कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है। और जब हमारी पॉसिबल आउटकम्स हैं तो हम उसको को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यही तो अनसर्टेनिटी है ना। तो इन स्टेट्स ऑफ नेचर को कैसे हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पे कैसे इक्वेशन में दिखा रखा है, S इज इक्वल टू S1 S2 S3 Sn। ये हमारे कितने भी स्टेट्स ऑफ नेचर हो सकते हैं, जैसे कंज्यूमर की डिमांड, राइवल फर्म्स हमारे कैसे compete करेंगी, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है ना। और हर एक का अपना एक अलग ही इफेक्ट होगा हमारे पे ऑफ पे ऑफ मतलब कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, कितना हमारा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो कितना बेनिफिट होगा, हर एक का अपना अपना अलग अलग नेचर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, आप ये देख रहे हो, दिस इज द रो एंड कॉलम। एक तरफ हमने अपने दिखाए कि हमारे कौन कौन से एक्ट्स हुए, और दूसरी तरफ हमने दिखाया कि क्या क्या स्टेट्स ऑफ नेचर है। या हम रो कॉलम वाइज भी दिखा सकते हैं कि एक तरफ हमने दिखा दिए स्टेट्स ऑफ नेचर नीचे, और जो हमारे कॉलम वाइज हमने यहाँ पे अपने एक्ट्स दिखा दिए, रो वाइज हमने स्टेट्स ऑफ नेचर दिखा दिए। तो ये जो सारे के सारे, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा नेचर स्पेस है, टोटलिटी, कि देखो इतने इवेंट्स हो सकते हैं और इतने काम हमें करने हैं। जब हम बोलते हैं हम ये कर लिया, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो ये सारे हमारे आउटकम्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया एक्ट्स और स्टेट ऑफ नेचर का मतलब? ठीक है, अब एक पर्टिकुलर एक्ट का एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, वो हमारा होता है आउटकम।
अगर हमें अपनी एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं तो एक पर्टिकुलर इवेंट के केस में, या एक पर्टिकुलर हमें काम करना है, एक पर्टिकुलर हमें प्रोडक्ट बेचना है, तो उसकी डिमांड कितनी होगी। हो सकता है उसकी डिमांड बहुत इंक्रीज हो जाए, हो सकता है उसकी डिमांड बहुत कम हो जाए। तो दिस इज योर आउटकम। कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है, इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री। ठीक है, अगर हमारे मान लो m पॉसिबल एक्शंस हैं और n स्टेट्स ऑफ नेचर हो सकते हैं, तो हर एक m/n इन नंबर हमारे टोटल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, तो ये कैसे, हम इसको कैसे दिखाते हैं, इसीलिए हमने बोला ना स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी, इसको स्टैटिस्टिकल ट्री डायग्राम भी बोलते हैं। तो ट्री डायग्राम में क्या होता है, जैसे इन्होंने बोला हमें 3 काम करने हैं, A1 A2 A3। ठीक है, और हमारे 2 इवेंट्स हैं। तो A1 के जैसे मान लो हमें बॉम्बे जाना है, ठीक है, और 2 इवेंट्स क्या है कि बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। ट्रेन से जा रहे हैं तब बारिश होगी तो क्या होगा, बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। जाना ट्रेन, एयर और बस इज A1 A2 A3। बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, इट इज E1 E2। ठीक है, इवेंट, वो एक्ट है, वो इवेंट है। अगर हम ट्रेन से गए A1 और बारिश हो गई, तो आउटकम क्या होगा, O11, है ना। ये 1 है, फर्स्ट हमारा एक्शन है, और उसमें फर्स्ट इवेंट अकर हो गया, तो ये 1 और ये 1 दोनों मिला के यहाँ O11। अगर फर्स्ट हमारा एक्ट है और सेकेंड इवेंट अकर हो गया, तो आउटकम O12 हो गया। अगर सेकेंड एक्ट है और पहला इवेंट कवर हो गया, तो 2-1, ये 2-2, ये 3-1 और ये 3-2। आपको समझ में आया ये कैसे हम कॉम्बिनेशन सेट कर रहे हैं? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। आगे बढ़े। यस मैम। तो ये हमारा, अब इसी चीज को हमने टेबुलर फॉर्म में दिखाया। इसी चीज को हमने टेबुलर फॉर्म में दिखाया। पहले केस में हमने जो स्टेट्स ऑफ नेचर हैं उनको रो साइड में लिया है, और जो एक्शंस हैं, एक्ट्स हमारे, उनको कॉलम में लिया। ठीक है, तो जब एक्ट्स हमारे कॉलम में आ रहे हैं और स्टेट्स हमारे रो में आ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन वही बैठ रहा है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। ये A है, ये S11, दोनों का आउटकम O11, यहाँ O21। पहले जो होता है ना वो हम रो लिखते हैं। ठीक है, पहले रो की फिगर लिखते हैं, फिर कॉलम की फिगर लिखते हैं। तो ये हमारा 1 यहाँ पे आया, तो O1 और ये 1, ये O21, O31, ON1। ये कॉलम 1 कॉलम है ना, और ये रोज ऐसे चेंज हो रही हैं। ऐसे जब हमने यहाँ पे किया, तो हम फिर भी हम पहले रो को ही लिखेंगे। जैसे रो का नंबर यहाँ 1 है, तो इसलिए O12, यहाँ पे 2 है तो O22, यहाँ पे 3 है तो O32, और ये ON2। पहले रो फिर कॉलम, हम बोलते हैं ना रो कॉलम, तो पहले रो का नंबर आएगा, ऐसे याद रखना। और यहाँ पे 1 3 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्ट्स को रो में दिखा दिया, और स्टेट्स ऑफ नेचर जो है उसको हमने कॉलम में दिखा दिया। ठीक है, एनी डाउट सो फार? नो मैम। नो मैम। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पे ऑफ। ठीक है, ये पे ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कोई रीड करे इस पे ऑफ वाले कॉलम को, इस पैराग्राफ को। कोई भी अनम्यूट करके अपने आप को रीड कर सकता है। अनम्यूट करिए, रीड करिए फर्स्ट पैराग्राफ। क्लियर विजिबल नहीं है मैम। मैं करूँ रीड? हाँ रीता, आप हेमलता, आपके पास बुक है ना, बुक में से कर दो यस बेटा। मैम है। मैम पे ऑफ जो है ये रीड करना है? हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम। पे ऑफ, whereas outcome refers to the result of the combination of an act and each of the states of nature. The payoff deals with the monetary gain or loss from each of the outcomes.
This means that the expression payoff should be in quantitative form. Payoff may be also in terms of cost saving or time saving. Thus, a payoff table is prepared and it shows the relation between all possible states of nature, all possible actions, and the values associated with the consequences. A specimen of payoff table is given below. Yes. So now you see कि there are different things may happen, है ना. हर एक पर्टिकुलर जो आउटकम था, अभी तक जो हम आउटकम बोल रहे थे, वी वर सेइंग जस्ट लाइक दैट, है ना. अब वो आउटकम किस तरीके से हमें पे कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं. अब ये पे ऑफ हमारा किसी भी तरीके से हो सकता है. हमारी कॉस्ट सेव हो रही है, हमारा टाइम सेव हो रहा है ना, हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, वट एवर मे बी, तो हम उसको यहाँ पे ऑफ दिखाते हैं. इस पे ऑफ का बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया. अगर हम यहाँ पे जनरल जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं, जैसे मैंने दिखाया, हम किसी को भी कॉलम रो में यूज कर सकते हैं. जो जनरल फॉर्मेट यूज करते हैं, इसमें हम अपने स्टेट्स ऑफ नेचर को रो में दिखाते हैं और एक्ट्स को कॉलम में दिखाते हैं. ठीक है. आउटकम ऑफ दिस, इसका जो ऑपोजिट होगा, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी लॉस. अपॉर्चुनिटी लॉस का मतलब यही है कि अगर हम एक इवेंट की तरफ चले गए तो हम बाकी नहीं कर पाएंगे, है ना. इट इज जस्ट ऑपोजिट टू दिस पे ऑफ. तो हम पहले पे ऑफ को समझते हैं. डिसीजन ट्री डायग्राम हमने अभी डिस्कस किया. दैट इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. जो हमारा एक्शन इवेंट की पॉसिबिलिटी थी उसको हमने दिखाया. ये थोड़ा सा आप थियोरेटिकल पढ़िएगा, ये मैंने अभी आपको पूरा ट्री समझाया है कि ये कैसे कैसे होता है. ठीक है. एक न्यूमेरिकल करते हैं. आई होप आप लोग ये न्यूमेरिकल देख पा रहे होंगे. दिख रहा है सबको ये न्यूमेरिकल? यस मैम. ओके. एक गैम्बलिंग डिसीजन हो रहा है. इसमें दो ऑल्टरनेटिव एक्ट्स हैं, या तो गैम्बल करना है या गैम्बल नहीं करना है. ठीक है. तो हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं, रिजल्टिंग इन टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. या तो हेड आएगा या टेल आएगा. अब एक 50 रुपीज का वेजर बनता है जिसमें डिसीजन मेकर ये डिसाइड करता है कि गैम्बल करना है. अगर उसने मान लो डिसाइड किया गैम्बल करना, और अगर हेड आ गया तो उसको 50 रुपए मिल जाएंगे. तो अब आपको इसका एक्शन स्पेस बनाना है, स्टेट्स ऑफ नेचर बताना है और पे ऑफ टेबल बनानी है. तो अब हमारे पास दो एक्शंस हैं. क्या क्या दो एक्शंस है हमारे पास, बताइए. हेड और टेल. हेड और टेल. नो, गैम्बल करना है या नहीं करना है. देखो, एक्शन और स्टेट्स ऑफ नेचर में यही डिफरेंस है. बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या स्टेट्स ऑफ नेचर और क्या एक्शंस है. एक्शंस का डिसीजन हम लेते हैं, ठीक है, जो हमारे, और स्टेट्स ऑफ नेचर इज विच इज आउट ऑफ अवर कंट्रोल. गैम्बल करना, जुआ खेलना या ना खेलना, ये हमारा डिसीजन है. लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, एक कॉइन को जब हमने टॉस किया तो हेड आया या टेल आया, ये हमारा डिसीजन नहीं है. राइट? इज इट क्लियर कि क्यों हमने एक को एक्शन माना और क्यों हमने उसको स्टेट ऑफ नेचर माना? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. ओके, समझ में आया आपको? यस मैम. यस मैम. तो जो हमारे स्टेट्स ऑफ नेचर है, दैट इज हेड और टेल. अब उसको आपको थीटा दिखाओ, एस दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, है ना. और जो हमारे एक्ट्स हैं, टू गैम्बल और टू नॉट टू गैम्बल, वो हमारे यहाँ दिखाए गए. अब देखो कैसे ही काम करता है. अगर उसने गैम्बल किया और हेड आ गया तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 50 रुपीज, है ना. और अगर ma'am. मान लो उसने गैम्बल नहीं किया और हेड आया या नहीं आया, दैट डज नॉट मैटर, इट इज 0, क्योंकि उसने गैम्बल ही नहीं किया था. राइट? लेकिन अगर उसने गैम्बल किया और टेल आ गया तो उसको 50 रुपए देने पड़ेंगे. तो ये उसका पे ऑफ हो गया, दैट ही हैज टू पे. यहाँ उसे 50 मिल रहे थे, यहाँ उसे 50 देने पड़ेंगे. और अगर उसने गैम्बल नहीं किया तो डज नॉट मैटर हेड आए या टेल आए, उसको तो 0 ही इफेक्ट है. राइट? सो दिस इज हाउ, दिस इज अ वेरी माइन्यूट, और इसी के बेस पे बाकी सारी चीजें चलेंगी. राइट? सो हमें यही देखना है कि हमारा एक्शन क्या है और फिर उस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा. ठीक है. तो ये हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा.
चलिए आप ये क्वेश्चन पढ़िए जरा. एनीवन रीड दिस क्वेश्चन? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो. Suppose in a process of making bulbs, the number of bulbs made is constant but unknown. Consider a lot of 100 bulbs which either are to be sold at rupees 5 each, giving a double money back guarantee for each defective item, or to be junked at a cost of rupees 100 for the lot. Construct action space, state space and payoff table. हाँ मैम, कंप्लीट हो गया. इसके नीचे तो सोल्यूशन आ गया, वो दिख नहीं रहा. मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी. ओके, कैन यू हियर मी नाउ? यस मैम. ओके, मैं ये कह रही हूँ आप में से कोई ये क्वेश्चन समझा सकता है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? क्या इसमें, अच्छा बताइए, एक्शंस क्या हैं और स्टेट्स ऑफ नेचर क्या है? बताओ. एक मिनट सोचो, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो. मतलब कि हम क्या बना रहे हैं? बल्ब्स बना रहे हैं. ठीक है, एक 100 बल्ब इकट्ठे उठाए हमने और उनको हम या तो 5 रुपए पे बेच देते हैं और हमें डबल मनी बैक गारंटी देनी पड़ती है इफ फॉर ईच डिफेक्टिव आइटम, और टू बी जंक्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹100 फॉर द लॉट. या तो हम उस लॉट को, अगर वो सारा ही खराब हो गया तो हमने उसे क्या करना है? उसे फेंकना पड़ता है. तो अब आपको ये बताना है कि एक्शन स्पेस क्या है, स्टेट स्पेस क्या है और पे ऑफ टेबल क्या है. तो इसको ध्यान से समझेंगे. हमारे दो पॉसिबल एक्शंस है यहाँ पे. ठीक है, कि हम इस लॉट को फेंक दें 100 रुपए के लॉस पे, या इसे 5 रुपए पर बल्ब जो है बेच दें. ठीक है, तो दो एक्शंस हो गए. हम क्यों जंग करने को कह रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे ज्यादा बल्ब खराब हो गए तो हर खराब बल्ब के ऊपर हमें 10 रुपए देने पड़ेंगे. समझ आया क्वेश्चन आपको? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? Yes, मैम. तो अब जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो हमारा स्टेट्स ऑफ नेचर है. और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कुछ भी हो सकते हैं, 0, 1, 2 से लेके 100 तक, क्योंकि 100 पॉसिबल सेट हो सकता है. 2 खराब हो सकता है, 3 खराब हो सकता है, सारे खराब हो, हमें क्या पता. तो हमारा जो स्टेट स्पेस हो गया यहाँ पे वो हो गया S0 से लेके S100 तक. ठीक है, ये हमारे 100 स्टेट्स ऑफ नेचर. तो स्टेट स्पेस क्या हुआ? अब मान लो, सपोज करो कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एक्शन लेता है कि वो A1 लिया कि वो जो है इनको जंग कर देगा. तो हमारा लॉस कितना है? अगर मैंने इसको बोला कि सबको कूड़े में निकाल दो, पता नहीं कितने सारे खराब हैं इसमें, तो लॉस कितना होगा? 100 rupees, ma'am. 100 रुपीज लॉस होगा. और अगर वो ये एक्शन लेता है कि नहीं, मैं इसको सेल करूंगा, ठीक है, तो उसको सेल करने में कितने पैसे मिलेंगे? 500 मिलेंगे. लेकिन जितने बल्ब भी खराब होंगे, मान लो आई इज द बल्ब खराब है, उसके 10 रुपए के हिसाब से उसे देना पड़ेगा. तो उसकी इक्वेशन क्या बैठ गई? P12 की 500, पे ऑफ क्या आया? 500 माइनस 10i. अब ये i इज द नंबर ऑफ बल्ब जितने भी डिफेक्टिव खरीदे, खींच, है ना, पे ऑफ है. तो हमारे दोनों एक्शंस क्या है? A1 A2 क्या है? A1 है कि हमारा 3 चीजें पूछी. एक्शन क्या? हमारा एक्शन स्पेस बताओ, हमारा स्टेट्स ऑफ नेचर स्पेस बताओ, और हमारा पे ऑफ स्पेस बताओ, है ना. तो एक्शन स्पेस क्या है हमारा? कि हम या तो उसको कूड़े में फेंक दें 100 रुपए के लॉस पे, A1, और या फिर हम उसको हर 5 रुपए पे सेल करें. ये हमारा दो एक्शंस हैं. ये हमारा एक्शन स्पेस हो गया. स्टेट्स ऑफ नेचर स्पेस क्या है? कि हमारे जितने भी बल्ब खराब निकलेंगे
उतना हमारा उसका लॉस होगा, S1 0 से लेके 100 तक। और इसकी वजह से हमारा पे ऑफ क्या निकला, अगर हमारा फर्स्ट केस है तब तो हमने कितने भी खराब निकले हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो उसको 100 रुपीज पे पहले ही लॉस कर दिया। लेकिन अगर हमने उसको लॉस नहीं किया और हमने सेकंड एक्शन लिया कि हमने उसको बेचा है, तो फंड 500 माइनस 10i, आई स्टैंड्स फॉर हेयर कि आपका जितने भी बल्ब खराब निकलेंगे, ये हमारा पे ऑफ है। ए इज योर एक्शन, एस इज यू, यहाँ पे आपके स्टेट्स ऑफ नेचर बताया गया कि आपके कितने ही बल्ब खराब निकल सकते हैं, ये हमारी सारी रोज बन जाएंगी, कॉलम A1 A2 बन जाएगा, और जितने खराब निकलेंगे उसके हिसाब से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप थोड़ा सा होमवर्क करिएगा, आई एम गिविंग यू होमवर्क, 3rd 4th 5th भी कर सकते हैं आप। सो आई एम गिविंग यू सब होमवर्क, आप इसको करके आइएगा, और जब आप इसे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, और जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम उसे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो यू डू द इलस्ट्रेशन। इसमें डिसीजन मेकिंग जो क्राइटेरिया है उससे पहले आप कर सकते हो इसका। इलस्ट्रेशन 5 तक कर सकते हो आप। सो डू टिल इलस्ट्रेशन 5, है ना, पेज नंबर 9.7। डिसीजन इन्वायरमेंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि वो कैसे हम डिसीजन इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं, और कैसे हम डिसीजन, किस बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, दैट आई विल डिस्कस विद इन द नेक्स्ट क्लास।